स्वागत है एक बार पुनः आप सभी छात्रों का बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में। आज की इस वीडियो में 15 से 16 मार्च 2023 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे संबंधित सारी जानकारियों में पूछा गया था। ये प्रश्न था कि हाल ही में आयोजित 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमने आपको बताया था सिप्रा दास। आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी विस्तार पूर्वक लिखें। लिखने से फायदा ये होता है कि चीज़ों को आप लंबे समय तक याद रखने में सक्षम हो पाते हैं। अब यहाँ पर आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए डीपीआर की अनुमति मिल गई है। डीपीआर की बात करें तो डीपीआर का पूरा रूप जो होता है यानी कि पूरा जो नाम होता है ये होता है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में ये भी पूछे जा सकते हैं। तो अभी हाल में बिहार के किस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए डीपीआर की अनुमति मिल गई है। तो ऐसे में इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संबंधित तथ्यों की अगर हम चर्चा करें तो इसमें पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि पटना और पूर्णिया के बीच अब सफर बेहद आसान होने वाला है, क्योंकि पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए डीपीआर की अनुमति मिल गई है। इसके साथ ही आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अब बिहार का अपना पहला ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे होगा और इसकी डीपीआर बनाने के लिए अब मंत्रालय ने एजेंसी भी तैयार कर लिया है। साथ ही साथ आप यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखेंगे, इसके तहत वैशाली जिले के बिदुपुर के पास से पूर्णिया तक चकाचक सड़क बनेगी और केवल 3 से 4 घंटे के सफर में पटना और पूर्णिया का सफर किया जा सकेगा। यानी कि जो इसकी अवधि होगी पटना से पूर्णिया जाने की या फिर पूर्णिया से पटना आने की महज 3 से 4 घंटे हो जाएगी घट करके। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखना है। और इनसे संबंधित एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि यह ग्रीनफील्ड सड़क 215 किलोमीटर लंबा बनेगा और इसका निर्माण भारतमाला फेज 2 प्रोजेक्ट के तहत होगा। संबंधित तथ्य इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो इस तरह की चीज़ों को अपनी कॉपी में जरूर नोट करेंगे। हमने पहले भी आपको कहा है कि इसके लिए एक नई कॉपी तैयार कीजिएगा, खास करके जितने भी छात्र बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं या फिर बिहार के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, तो यहाँ से आप करंट अफेयर्स की तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और इसके लिए जरूरी ये है कि आप इसे बेहतर तरीके से नोट तैयार करें। अगर आप नोट तैयार करने में समर्थ नहीं है, आपके पास समय का अभाव है, तो ये सारे पीडीएफ फाइल आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर उपलब्ध कराया जा रहा है। आप वहां से भी ये तमाम पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और पीडीएफ की बात करें तो 2021 और 2022 का पूरा मंथली नोट्स जो आता है हमारा बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से, तो पिछले 2 वर्ष का करंट अफेयर्स आपको निःशुल्क मिल जाएगा बीपीएससी मेकर ऐप पर। अब बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, आप एक साथ सारे पीडीएफ को बिना किसी शुल्क के डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आज के हैं दूसरे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि 18वें नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने ट्रिपल जंप प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सनी राज। आपको यहाँ पर विस्तृत जानकारी दे दूं, इसमें हमारा पहला पॉइंट होगा कि 18वें नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन उडुपी कर्नाटक में किया गया। सबसे महत्वपूर्ण ये वाला पॉइंट है, नोट करेंगे, इसका आयोजन अभी हुआ है उडुपी कर्नाटक में, जो कि नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप का ये 18वां संस्करण था। और इसमें बिहार के सनी राज ने ट्रिपल जंप प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। जबकि वहीं पर हमने पिछले वीडियो में आपको जानकारी दिया था कि पीयूष राज ने डेकाथलॉन प्रतिस्पर्धा में रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। और डेकाथलॉन प्रतियोगिता के बारे में हमने आपको बताया था कि ये आपको ध्यान रखना एथलेटिक्स के 10 विधाओं को मिलकर तैयार होता है। इसमें बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं, डिटेल जानकारी हमने आपको पिछले वीडियो में दिया था। तो रेगुलर बेसिस पर अगर आप चीज़ों को देखेंगे तो एक दूसरे से कनेक्ट होती है चीज़ें, तो याद रखने में आपको आसानी होती है। अब वहीं पे हम अगले पॉइंट की बात करें तो आपको ध्यान रखना है, एक बिहार करंट अफेयर्स का ये भी प्रश्न बना है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में एकलव्य प्रशिक्षण केंद्र मधुबनी से प्रशिक्षित प्रतिभावान फुटबॉल खिलाड़ी राहुल कुमार को पश्चिम बंगाल के फुटबॉल क्लब एटीके मोहन बगान अंडर 21 इंडियन सुपर लीग टीम के लिए चयनित किया गया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना, ये बिहार का प्रतिभावान खिलाड़ी है जिनका नाम है राहुल कुमार। और आपको ध्यान रखना एकलव्य प्रशिक्षण केंद्र मधुबनी से प्रशिक्षित है, जिनका चयन अभी हाल ही में ये एटीके मोहन बगान अंडर 21 इंडियन सुपर लीग टीम के लिए हुआ पश्चिम बंगाल की तरफ से। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले तीसरे प्रश्न पे। अब यहाँ पर हमारा अगला तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में 20 से 23 मार्च 2023 तक चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप का आयोजन तुमुलपुर में किया जाएगा। बताएं कि यह किस राज्य का एक स्थान है जहां पर ये चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप का आयोजन होना है।
तो ऐसे में इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये असम का एक स्थान है जहां पर ये चौथा संस्करण ये एशियाई खो खो चैंपियनशिप का आयोजित होने वाला है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हालांकि इस चैंपियनशिप से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे, संबंधित जानकारी आने वाले समय में मैं आपको विस्तार पूर्वक अवश्य दूंगा, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे खो खो से जुड़े हुए कुछ ऐसे फैक्ट की बात कर रहे हैं जो कि एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो खो खो से संबंधित तथ्यों की बात करें तो इसमें हमारा पहला पॉइंट होगा खो खो खेल की शुरुआत कहाँ से हुई। तो खो खो खेल की शुरुआत जो हुई थी ये महाराष्ट्र भारत से हुई थी। महाराष्ट्र में एक स्थान है पुणे, यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी ऐसा कहा जा रहा है। और अगले फैक्ट की बात करें तो खो खो खेल के लिए जो मैदान का जो साइज होता है ये 27x16 मीटर होना चाहिए, यानी कि आपको ध्यान रखना है लगभग ये आयताकार होता है। तो खेल का मैदान का जो प्रकार होता है खो खो खेल में ये आयताकार होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। वहीं पे एक पॉइंट ये भी है कि प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो 9 खिलाड़ी होते हैं और सब्स्टिट्यूट के तौर पर 3 खिलाड़ी होते हैं। ये संबंधित जो फैक्ट है कई बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बने हैं, तो सभी को अपनी कॉपी में अवश्य ध्यान से नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप घर बैठे 69वीं बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो इस एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज की शुरुआत 26 मार्च 2023 से बीपीएससी में अगर एप्लीकेशन पे होने वाली है। ये हिंदी भाषा में आपके लिए उपलब्ध रहेगा, ऑनलाइन मोड में होगा, साथ ही साथ आप इसका पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो इस कोर्स से जुड़े हुए तमाम जानकारी आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस कोर्स में तमाम चीज़ें मिलने वाली है, एप्लीकेशन पर विजिट कीजिए, वहीं से आप इस कोर्स को परचेज कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आपकी जो परीक्षा तिथि है 69वीं बीपीएससी एग्जाम की, ये संभावित तिथि है 30 सितंबर 2023। समय को ध्यान रखते हुए आपको अभी से ही तैयारी में लगना चाहिए और अपनी तैयारी का सही तरीके से मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। यहाँ पर बात किया जा रहा है मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हैरी ब्रूक, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। तो ऐसे में आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में इंग्लैंड के युवा बल्लेबाज हैरी ब्रूक ने आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जो कि फरवरी 2023 का खिताब अपने नाम किया है। वहीं पे हम बात करें महिला कैटेगरी। अब दवाई के लिए यहाँ वहाँ नहीं घूमना, वाइड रेंज ऑफ मेडिसिन चाहिए तो सीधा फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस ऐप पे चाहिए कैटेगरी में, तो वही ऑस्ट्रेलिया की ऑफ स्पिन ऑलराउंडर एशले गार्डनर को फरवरी 2023 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। ये यहाँ से ध्यान रखना है। मेंस प्लेयर की बात करें तो ये इंग्लैंड के हैं, वहीं पे हम वुमेन्स प्लेयर की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। लेकिन यहाँ पर एक फैक्ट ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो हमने यहाँ पर शामिल किया है हैरी ब्रूक के बारे में, कि 24 साल के हैरी ब्रूक को दूसरी बार यह अवार्ड मिला है। पिछली बार की बात करें तो पहली बार या फिर पिछली बार यह अवार्ड उन्हें दिसंबर 2022 में मिला था। ये चीज़ें भी आपको यहाँ से याद रखना है। अब यहाँ पर इस स्लाइड की बात करें तो इसमें हमने आईसीसी हॉल ऑफ फेम जो क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक अवार्ड है उसके बारे में यहाँ पर हमने जानकारी लिखा है। अब तक भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो कुल मिला के 6 खिलाड़ियों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जा चुका है। ये खिलाड़ियों की सूची यहाँ पर लिखी गई है। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बने हैं और आने वाले समय में भी प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है, जिसको लेकर हमने इसे शामिल किया है। रिसेंटली आपको ध्यान रखना, सचिन तेंदुलकर को 2019 में शामिल किया गया था और पहली बार विशन सिंह बेदी को 2009 में। चलिए, आई होप कि आप इसको याद रखेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट अवश्य ले लीजिए। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न की हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। बताएं कि इसकी लंबाई कितनी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा 1507 मीटर इसकी लंबाई है, जो कि अब दुनिया का ये सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर इनसे संबंधित तथ्यों की बात करें तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के हुबली में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है और इस प्लेटफॉर्म की लंबाई है 1507 मीटर। इसके साथ ही इस प्लेटफॉर्म का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो गया, ये ध्यान रखिएगा। और वहीं पे एक फैक्ट की बात करें तो हुबली रेलवे स्टेशन को आधिकारिक तौर पर श्री सिद्धूरुदास स्वामी जी स्टेशन कहा जाता है। इसकी जानकारी हमने कुछ समय पहले दिया था कि इसका नाम में परिवर्तन किया गया है और इसे नाम दिया गया है श्री सिद्धूरुदास स्वामी जी स्टेशन। आधिकारिक तौर पर इसी नाम से इसे जाना जाता है। अभी हाल ही में इसका नामकरण हुआ था। ये चीज़ें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। चलते हम यहाँ पर अगले छठे प्रश्न पे। ये प्रश्न की ऑस्कर 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब निम्नलिखित में से किन्हें दिया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ऑस्कर 2023 से संबंधित। तो ऐसे में जो आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं ब्रेंडन फ्रेजर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑस्कर 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब ब्रेंडन फ्रेजर को दिया गया।
और ऐसे में संबंधित तथ्य आपको याद रखने हैं कि ऑस्कर 2023 में फिल्म द व्हेल के लिए ब्रेंडन फ्रेजर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। फिल्म द व्हेल को सर्वश्रेष्ठ मेकअप व हेयर स्टाइल की श्रेणी में भी पुरस्कार दिया गया। अब यहाँ पर इसके अतिरिक्त कुछ अन्य श्रेणियों में हम पुरस्कारों की बात करें तो इसमें आपको ध्यान रखने की वही फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए डेनियल क्वान तथा डेनियल स्कैनर्ड को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया और फिल्म की अदाकारा यानी कि इसी फिल्म की एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस की जो फिल्म की अदाकारा यानी कि हीरोइन थी मिशेल यू को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का भी पुरस्कार से नवाजा गया। तो दोनों आपको यहाँ से ध्यान रखना है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है ब्रेंडन फ्रेजर को फिल्म द व्हेल के लिए, जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो खिताब मिला आपको ध्यान रखना है ये किन्हें मिला, तो मिशेल यो को मिला, जो कि फिल्म का नाम है, इस फिल्म के लिए मिला एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें भारत के दृष्टिकोण से ऑस्कर 2023 की, तो फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू ने 95 अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार जीता है। ये ऑस्कर 2023 इसका 55वां संस्करण था और इसमें सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार मिला किन्हें, तो फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू को। हालांकि इस गाने को बहुत सारा खिताब अब तक मिल चुका है, तो ऐसे में आपको ध्यान रखना बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार मिला है नाटू नाटू सॉन्ग को, जो कि फिल्म का नाम आपको ध्यान रखना है RRR है। वहीं पे एक और चीज आपको ध्यान रखना कि भारत की द एलिफेंट विस्परर्स ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का ऑस्कर जीता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों फैक्ट यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। चलिए इसे नोट कर लीजिए, चलते हैं अगले 7वें प्रश्न पे। ये 7वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस शहर में हाल ही में एससीओ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की बैठक आयोजित हुई है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नई दिल्ली में इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया। आपको जानकारी दे दूं कि संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के सदस्य देशों के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों या फिर चेयरपर्सनों की 18वीं बैठक नई दिल्ली में भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 10 से 11 मार्च 2023 तक आयोजित हुई है। और इसके आयोजन के मुख्य उद्देश्य की बात करें तो सदस्य देशों के बीच न्यायिक सहयोग को बढ़ावा देना था, जिसको लेकर के इसका कह सकते हैं बैठक अभी हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किया गया और ये इसका 18वां संस्करण था। नोट कीजिएगा, ये संस्करण आपको ध्यान रखना, ये इसका 18वां संस्करण था जो कि नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित हुआ है। वहीं पे हम अगले पॉइंट की बात करें तो आपको ध्यान रखना है DY चंद्रचूड़ की चर्चा हमने यहाँ पर किया था और इन्होंने ही इस बैठक की अध्यक्षता किया। तो DY चंद्रचूड़ का पूरा नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जो कि भारत के 50वें व वर्तमान अर्थात मौजूदा मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के। लेकिन इनसे संबंधित कुछ और भी जानकारी है, हालांकि हमने आपको बतलाया था ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कुछ और वजहों से, जो कि आप यहाँ पर देखने वाले हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना, जस्टिस चंद्रचूड़ यानी कि धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ के पिता यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ देश यानी कि भारत के 16वें चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश थे। और इस तरह से आपको ध्यान रखना, यह पहली बार है जब पिता के बाद बेटा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है। तो इस लिहाज से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है और एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना बनती है, ये यहाँ से आपको ध्यान रख लेना है। और अगले पॉइंट में अगर हम बात करें भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो उदय उमेश ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश थे। यूयू ललित शॉर्ट में आप ऐसे भी जानते हैं, तो आपको ध्यान रखना ये 49वें मुख्य न्यायाधीश थे। अगला हमारा यहाँ पर हो जाएगा 8वां प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में कहाँ आयोजित ISSF शॉटगन विश्व कप 2023 प्रतियोगिता में भारत के ट्रैप शूटर पृथ्वीराज टोंडीमन ने कांस्य पदक अर्थात ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो इसका जो अभी आयोजन हुआ था ये दोहा कतर में ये इसका आयोजन हुआ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला होगा 9वां प्रश्न। ये प्रश्न की नवीनतम घोषणा के अनुसार 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों की बात करें तो इसका आयोजन किया जाएगा उत्तराखंड में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हालांकि राष्ट्रीय खेलों से संबंधित कई सारे प्रश्न हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। आपको बता दूं कि 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना है और ऐसे में 38वें नेशनल गेम्स यानी कि राष्ट्रीय खेल की मेजबानी उत्तराखंड को मिली है, जो कि 2024 में इसका आयोजन होना है। लेकिन हाल ही में संपन्न 36वें राष्ट्रीय खेलों की बात करें तो यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। आपको ध्यान रखना, हाल ही में गुजरात के 6 शहरों में 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था। गुजरात के 6 शहरों में ये 36वां संस्करण राष्ट्रीय खेलों का आयोजित हुआ था और इसमें सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल यानी कि सेना की टीम शीर्ष स्थान पर रही थी। और वहीं पे अगर हम बात करें अगले पॉइंट में बिहार की, तो बिहार की गिनती उन राज्यों में रही जो मुश्किल से 2 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में 31वें स्थान पर रहा। 36वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार ने कुल मिला के 2 पदक अपने नाम किया था और दोनों के दोनों थे कांस्य पदक।
लेकिन सबसे अंतिम स्थान की बात करें तो सबसे खराब प्रदर्शन सिक्किम का रहा था। सिक्किम ने एक ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था, ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। वहीं पर हम अगले पॉइंट की बात करें, अगले पॉइंट में 37वें राष्ट्रीय खेलों की चर्चा हमने किया है। तो भारतीय ओलंपिक संघ की घोषणा के अनुसार गोवा इस साल यानी कि 2023 में, अक्टूबर 2023 में राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण की मेजबानी करेगा। तो 36वें, 37वें और 38वें तीनों के बारे में जानकारी आपको ध्यान रखना है। 36वां आयोजित हुआ गुजरात में, 37वां आयोजित होगा गोवा में और 38वां आयोजित होगा 2024 में उत्तराखंड में। संबंधित सारी बातें आपको ध्यान रखना, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। अगला हमारा 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में चीन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो राइट आंसर होगा ली कियांग, जिन्हें आप यहाँ पर इस ये नया मेंटेनेंस हेड इंडीड से हायर किया था? नहीं सर, वो मेरे पड़ोसी तस्वीर में देख रहे हैं, ये चीन के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इनसे संबंधित तथ्यों की बात करें तो ली कियांग हाल ही में चीन के नए प्रधानमंत्री बने हैं और इसके अतिरिक्त शी जिनपिंग तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं, ये भी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। वहीं पर अगले पॉइंट की बात करें तो चीन के सहयोग से, देखिए चीन की यहाँ पर चर्चा हुई तो चीन से संबंधित हमने कुछ चीज़ों की चर्चा की है जो कि बहुत बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चीन के सहयोग से बनी पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड द्वारा किया गया था और पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास ही अभी हाल ही में एक हवाई दुर्घटना हुआ था जिसमें लगभग 90 लोग मारे गए थे। ये जानकारी हमने आपको दिया था। इसका जो निर्माण हुआ है ये चीन के सहयोग से ये पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मतलब निर्माण या फिर उद्घाटन हुआ था। अगर हम बात करें इस एयरपोर्ट की तो यह नेपाल का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना और आपको ध्यान रखना ये नेपाल के पश्चिमी भाग में स्थित पोखरा जो कि देश का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, यहीं पर इस हवाई अड्डे का निर्माण किया गया। लेकिन इनसे संबंधित एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि इस हवाई अड्डे का निर्माण चीन के वन बेल्ट वन रोड अभियान के तहत किया गया था। इस अभियान के तहत, इस मिशन के तहत इसका निर्माण किया गया था नेपाल के पोखरा में चीन के सहयोग से। आई होप कि आप इसे ध्यान रखेंगे। अगला हमारा यहाँ पर होगा 11वां प्रश्न की निम्नलिखित में से किसे हाल ही में के बिरला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो आपको ध्यान रखना है व्यास सम्मान से ज्ञान चतुर्वेदी को सम्मानित करने की घोषणा की गई जो कि 32वां व्यास सम्मान होगा। हम यहाँ पर इस प्रश्न के एक्सप्लेनेशन की बात करें तो के बिरला फाउंडेशन ने वर्ष 2022 के व्यास सम्मान की घोषणा कर दी है और ऐसे में इस बार व्यास सम्मान के लिए प्रख्यात लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के उपन्यास पागल खाना को चुना गया और इसके लिए इन्हें 32वां व्यास सम्मान दिया जाएगा। नोट कर लीजिएगा, ये इसका 32वां संस्करण है। लेकिन पिछले वर्ष की बात करें 31वां व्यास सम्मान की तो इनसे पहले वर्ष 2021 में असगर वजाहत को उनके नाटक महाबली के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया था। तो दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 12वें प्रश्न पे चलते हैं। 12वां प्रश्न की हाल ही में 2 एलिफेंट विस्परस ऑस्कर जीतने वाली किस देश की पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसकी जानकारी हमने थोड़ी देर पहले आपको दिया था और राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत की पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी है जो कि ऑस्कर अवार्ड अपने नाम किया है इस कैटेगरी में, डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जानकारी देता हूँ, ये जो PDF आप देख रहे हैं जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 तक का